हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और स्वागत है आपका हमारी नई MCQ सीरीज में जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। कैसी चल रही है ये सीरीज, कैसा लग रहा है आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे लगातार मैं कमेंट चेक करता रहता हूं जिससे कि मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, काफ़ी लगन के साथ डेली बेसिस पर आप लोग आते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तो ये वीडियो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम उससे पहले शुरू करें तब तक आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, साथ में जिन जिन ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं उसमें शेयर कर दीजिए। इसके अलावा एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपका स्कोर इस लेवल पे आ रहा है, जैसे 10 की लेवल पे आ रहा है, तो आपको हमेशा अपना टारगेट है जो वो हाई रखना है। ठीक है, 5 आ रहा है तो 10 कर लीजिए कि भाई मुझे 10 करना ही करना है। अगर 10 आ रहा है तो और ऊपर करिए, 12-13 पे पहुंचिए। ठीक है, कुछ लोगों के क्योंकि मुझे मैसेज मिले कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, मुझे 4-5 ही हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह है बस आप कंसिस्टेंटली बने रहिएगा, क्योंकि ये समय किस चीज के लिए है, ये सीखने का टाइम है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ सीखना है और इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपका इंट्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। मतलब कई बार हमें आंसर जो हर एक स्टेटमेंट है उसका हर एक पार्ट नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ये एक इंट्यूशन, एक फीलिंग आ, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि ये स्टेटमेंट इस वजह से सही है, और हमें नहीं भी पता लेकिन फिर भी सही लग रहा है। ठीक है, वो वाली जो लग रहा है ना, उसके पीछे कुछ तर्क होता है। तो वो तर्क आपका कब डेवलप होगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ, और जब तक आपका प्री आएगा तब तक आप लोगों के अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी एक विशेष फीचर के बारे में बता देता हूं जो कि P2I बैच से संबंधित है। और P2I बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, आपको डेट याद रखनी होगी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, इसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये बैच ऑलरेडी 22 तारीख से चल रहा है। वो सारे तमाम फीचर्स जिसके तहत हम फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स में प्री फोकस होकर तैयारी कराते हैं, सक्सेस इन मेंस में मेंस की तैयारी कराते हैं, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वो सब इसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाता है, मतलब आवासीय कार्यक्रम की सुविधा भी इसमें मौजूद है। आपको यहाँ रहना, खाना, लाइब्रेरी, किताबें, सब A to Z खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करता है। आपको कितना पे करना है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको 29,999 पे करना है। ठीक है, याद रखिएगा, ओम लाइव कोड आपको लगाएंगे तभी ये प्राइस हो पाएगा, वरना आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हमारी जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आपको इस सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो पेपर पेन हाथ में होना चाहिए, और पेपर पेन में आप साथ साथ टिक लगाएंगे, है ना। आपका अपना जो आंसर है वो लिखेंगे, और जो पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता, वो आप पेपर पेन पे लिखते जाएंगे साथ में। इसलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद वापस से ओपन करेंगे और अपना जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुनेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद और विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका सर्वाधिक प्रभाव रामानुजाचार्य के दर्शन पर पड़ा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, अजंता, एलोरा, बाग तथा बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के श्रेष्ठतम आदर्श हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनमें सही है, या कितने स्टेटमेंट हैं जो इनमें सही है, बताइए। देखिए, बौद्ध दर्शन से संबंधित शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर ये रामानुजाचार्य का नाम सुनते हैं तो आपको क्लिक करना चाहिए कि नहीं, बौद्ध दर्शन का जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो पड़ा था आपके शंकराचार्य पर। ठीक है, शंकराचार्य, और इसलिए इनको क्या कहा जाता था, प्रछन्न बौद्ध, है ना, इनको प्रछन्न बौद्ध की उपाधि भी मिली है। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और दूसरा, अगर आप स्टेटमेंट की बात करें कि गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, यह बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट में अजंता, एलोरा, बाग और बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला के श्रेष्ठतम आदर्श हैं। तो क्या ये बौद्ध धर्म से, बौद्ध काल से संबंधित हैं?
जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आपको पता होना चाहिए। अजंता और एलोरा ये दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके अलावा बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बराबर आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो दो सही है, एक गलत है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल दो आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम किया। और फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, आपने नाम सुना होगा, फ्रांसवा बर्नियर मुगल काल में आया था, भारत आया था। ठीक है, तो बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही है। देखिए, अब्दुल रज्जाक ने देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर राज्य साम्राज्य का दौरा किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1442-43 में भारत आया। ठीक है, और किसका टाइम पीरियड था? देवराय द्वितीय का। ठीक है, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे अब्दुल रज्जाक हैं जो वो भारत आए, और यहाँ पर इन्होंने जो मतलब आने के बाद इन्होंने यहाँ की जो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, भारत की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये वाला सही है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम किया, ये स्टेटमेंट हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1333 में ये आए थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से इनको जो राजनीति है उसकी समझ थी, और इन्होंने भारत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें दिया है। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली और दौलताबाद के बारे में भी, इसीलिए क्योंकि आपको पता है ना दौलताबाद का लिंक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली और दौलताबाद के बारे में भी इन्होंने विस्तार में लिखा है। ठीक है, ये आपको इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। और फ्रांसीसी चिकित्सक कौन? फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, बर्नियर हैं जो ये मुगल काल में भारत आए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने बताया, इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि उस समय मतलब मुगल काल में किसी की निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, जो भी संपत्ति है सब ताज के अधीन होती थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्हीं का है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, सभी तीन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और मिर्च की फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। पुर्तगालियों ने 1556 में कोचीन में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है और कौन सा गलत है, और कितने सही हैं टोटल। ठीक है, बताइए। देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है जो, और मिर्च की फसल, ये तो पुर्तगाली लेकर के आए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब दोनों ही पार्ट सही हैं इसके। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1556 में कोचीन में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कोचीन में नहीं की थी, इन्होंने गोवा में की थी, गोवा में। ठीक, और भारत में गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक मतलब वो जो तिकोने तिकोने होते हैं ना, इस टाइप का, इस टाइप की जो आप देखेंगे अगर गोवा वगैरह जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारी जो घर हैं वो वहाँ पे पुराने पुराने घर बने हुए हैं पोर्तुगीज के, वो उस तरीके के बने हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाली जो है स्थापत्य कला का जो है वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दो सही है, एक गलत है, बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देखिए, नील दर्पण से संबंधित कथनों पर विचार करें। माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने दीनबंधु मित्र के मराठी नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। काय में किया? अंग्रेजी में। ठीक है, इस नाटक में नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया गया था। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा पूछा गया है, बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो वो यहां पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइकल मधुसूदन दत्त ने जो दीनबंधु मित्र की का नील दर्पण है, जो नील दर्पण है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो नील दर्पण है ये मराठी नाटक नहीं है, ये आपका बंगला नाटक है। ठीक है, बंगला भाषा में था ये, तो यहां पर इस मराठी शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। इसमें माइकल मधुसूदन दत्त ने दीनबंधु मित्र के नील दर्पण, जो कि बंगला भाषा का नाटक है,
उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और इस नाटक में नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया गया, यानी कि ये यहाँ पर दूसरा वाला है जो वो सही हो जाएगा, पहला गलत, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2। अगला देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्योग्राफी वाला पार्ट आ चुका है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए क्या क्या निकलता है जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही, मतलब 1 और 2, ये दोनों, या 1 2 3, 1 2 3, या 1 2 4, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2 3 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए कौन सा सही है इनमें से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर कर दीजिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर कीजिए। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए। एक मोटिवेशन चाहिए इस तरह की सीरीज को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए, जो कि आपके व्यूज, मतलब इसका जो कम से कम इसको 5000 व्यूज तक लेकर के जाइए। ठीक है, कम से कम मुझे 5000 व्यूज इस वीडियो पर चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के समय क्या होता है कि कई सारी गैसेस हैं जो वो बाहर निकलती हैं। तो देखो एक चीज तो है यहाँ पर, ये आप देखो नाइट्रोजन लिखी हुई है, तो नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में आपका जो पर्यावरण है उसमें कितनी 78% है जो वातावरण में पहले से ही मौजूद है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये तीनों सही है, तो यानी कि 1 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस हैं उनके भी नाम आप यहां पर लिख दीजिए। देखिए कार्बन ये तो बता ही दिया आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बता दिया, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड HCl है ना, HCl ये, और इसके अलावा आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका ये भी निकलता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस तो निकली रही है, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ठीक है, और इसके अलावा अमोनिया NH3 और मीथेन CH4। ठीक है, ये गैसेस के आप नाम याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैसेस इनमें से कोई इंटरचेंज कर दी जाएगी या कोई नई तीसरी डाल दी जाएगी जो आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो एक बार इसको अपने आंखों में फोटो की तरह छाप लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर C हो गया। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाले जीवाश्म निर्माण तिब्बती पठार में भी पाए जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उत्तर दिशा में खिसक रही है, और सिंधु सांगपो सचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। बताइए कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही है। देखिए, शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाले जीवाश्म निर्माण तिब्बती पठार में भी पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी ऊंचाई भी लगभग सेम है। ठीक है, शिवालिक वाले हिस्से की और तिब्बत की, ठीक है, इन दोनों की जो ऊंचाई है वो भी सेम है, और इनकी जलवायु भी सेम है। ठीक है, जलवायु ये भी यहां पर सेम है। अध्ययनों के अनुसार भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उत्तर दिशा में खिसक रही, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये वहां खिसकती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और फिर उस जगह पे क्या भूकंप का निर्माण होता है। ठीक है, सुनते भी होंगे आप, इस जगह पे काफी भूकंप आते हैं। ठीक है, ये क्या है, इंडो तिब्बत सच्चर जोन, ITSZ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जब इंडियन प्लेट और जो आपकी यूरेशियन प्लेट है ये जब आपस में टकराती है, तो इस जगह का ये जोन है, ये आपका ITSZ बनता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, तीनों ही स्टेटमेंट यहां सही है, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि आपका जो ग्रेट हिमालयाज हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है, इनके बीच में जो जोन है, जैसे यहां पर आपका जो इसके ऊपर जो बनेगा वो बनेगा ITSZ,
तो नीचे की तरफ है जो, और जो बीच बीच में वो क्या क्या बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से जोन बनते हैं यहाँ पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए मोजावे, यहाँ पर मोजावे होगा, मोजावे, ठीक है, ये शब्द लिख लीजिएगा, मोजवे, ठीक है। मोजवे मरुस्थल है जो, वो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा और गर्म व शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। ओकावांगो नदी गोबी मरुस्थल की जीवन रेखा है। बताइए निम्नलिखित में से कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, बताइए। देखिए जो मोजवे है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा और गर्म है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहां पर है आपका, ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में आपको दिखेगा, ठीक है, कैलिफोर्निया में स्थित है। उसके अलावा गोबी डेजर्ट है जो, उसका विस्तार मंगोलिया और चीन में है, ये पार्ट भी सही है। और देखिए ओकावांगो नदी है जो, ये गोबी मरुस्थल की जीवन रेखा नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि ओकावांगो है जो, ये कहां पर है, ये आपका ये जो कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, कालाहारी, कालाहारी, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट है जो आपका, उसकी जीवन रेखा कहलाती है, न कि गोबी डेजर्ट की। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कालाहारी डेजर्ट कौन सा, यहां पर आपकी बुशमैन ट्राइब्स, बोत्सवाना वगैरह वाला जो एरिया है, ठीक है, बोत्सवाना, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये वाला जो एरिया है, इधर आपको मिलती है कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। और यहां आपकी कौन, बुशमैन ट्राइब रहती है, बुशमैन, ठीक है, बुशमैन, बुशमैन जनजाति है जो यहां पर रहती है, ठीक है। तो दो सही है, एक गलत है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, मोजवे। अगला देखिए, निम्नलिखित बायोम पर विचार करें और इनको, ये जो सवाना है, प्रेरी है, टाइगा है, टुंड्रा है, इसको आप ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो इनको आपको क्रम में लगाना है कि किस क्रम में क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे आसान, पूरी सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये आपने गलत किया तो फिर ये है कि आप अभी ज्योग्राफी के बेसिक्स को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा। जब ये क्या कह रहे हैं, पहले तो ये देखिए, भूमध्य, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, उल्टा नहीं जा रहे, याद रखिएगा, ठीक। तो जब हम ऊपर की तरफ की बात करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां आपको टुंड्रा मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है, टुंड्रा, टुंड्रा मिलेंगे, तो एक नंबर यहां लिख लीजिए। फिर आपको क्या मिलेगा, ताइगा या ताइगा फॉरेस्ट मिलेंगे, है ना, ताइगा। फिर आपको ये क्या कहते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाएगा, इधर क्या मिलेगा, प्रेरीज मिलेंगे, और फिर आपका सवानाज मिलेंगे, ठीक है। तो लाइन से ही लगे हुए हैं सारे, यानी कि सबसे पहले ये है, तो यानी कि 4 3 2 1 ये आ जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, 4 3 2 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए प्रांतों में स्वायत्त शासन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित है। देखिए जनरली पॉलिटी में ये चैप्टर छूट जाता है ना, आप लोग संविधान से शुरू कर देते हैं सीधे, लेकिन पीछे का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो छूट जाता है, ठीक है। तो लेकिन पिछली से पिछली साल आप देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया है कि आपका ध्यान उस तरफ भी जाए, वो चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, प्रांतों में स्वायत्त शासन बिल्कुल सही है, 1935 में था, क्योंकि प्रांतों को विधि, ठीक है, विधि बनाने का नियम की जो पावर थी वो प्रांतों के पास थी। केंद्र में द्वैत शासन, ये वाला पार्ट भी सही है, क्योंकि 1919 वाला 1919 में जो आपका प्रांतों में द्वैत शासन चलता था उसको खत्म कर दिया गया था, और 1935 वाला जो केंद्र में द्वैत शासन है उसको शुरू कर दिया गया था। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये वाला पार्ट भी सही है, क्योंकि आप इसमें जब देखेंगे तो आपको जो संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में आपको मिलेंगे कितने, 59, ठीक है, 59। प्रांतों में आप देखेंगे, प्रांतों में कितने विषय मिलेंगे, प्रांतों में है आपके
54, 54 प्रांतों में आपके कितने हैं? प्रांतों में हैं आपके 54, ठीक है। इसके बाद आप अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में आपको कितने विषय देखने को मिलेंगे? 36 मिलेंगे, ठीक है। और अवशिष्ट वाले जो रेजिडुअल पावर है, ठीक है, प्लस आपके आपातकाल वाले पावर हैं, जो आपातकाल, ये पावर किसके पास थी? ये पावर किसको दी गई थी? ये वायसरॉय को दी गई थी, ठीक है। ये किसको दी गई थी? वायसरॉय को दी गई थी। अवशिष्ट विषय प्लस आपके आपातकाल वाली जो पावर है, ठीक है, आपातकाल लगाने का जो अधिकार है, ये आपके वायसरॉय को, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए, भारत में अभित्याज्य का सिद्धांत लागू नहीं होता, जबकि अमेरिका में यह सिद्धांत लागू होता है। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, और भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद, ठीक है, वाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। ये जो केस है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। अब बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? देखिए, भारत में अभित्याज्य का सिद्धांत लागू नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, और अमेरिका में लागू होता है, बात सही है। क्या है ये सिद्धांत? मतलब अगर आप अपने आपको जो हमारे देश में अगर सिटीजन है तो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, वहां अमेरिका में क्या है कि आप अपने जो मूल अधिकार है उनका त्याग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा आपने नियम बनाया है जो कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के साथ असंगत है, तो वो उतना पार्ट जो आपने जो नियम बनाया है उस नियम का उतना पार्ट है जो वो नल एंड वॉइड यानी शून्य हो जाएगा, ठीक, ये बोलता है। तो यहां पर ये लिखा है कि इसके तहत न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल। अगर वो गलत है तो उस केस में यहां पर जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है जो वो कर सकता है, ठीक है, न्यायालय है जो वो कर सकता है, ठीक है। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में के वाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये वाला भी सही है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं इसको। ये वही वाली बात है कि अगर कोई ऐसा नियम बनेगा, इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ है ना, कवर कर लेगा, आच्छादन, ठीक, कवर कर लेगा उसको। तो अगर कोई ऐसा नियम बना जो कि पार्ट 3 के साथ असंगत है, तो जो आपका ये जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, वो उसको कवर कर लेगा, मतलब वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो वो जो नियम बनाया गया है जो असंगत है वो खारिज हो जाएगा, ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, जैसा कि इसमें हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जो ये तीनों ही यहां पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। पूछा गया है इनमें से कितने मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, बताइए। तो देखिए क्या है आपका आंसर इसमें, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा है सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु में, ठीक है। ये कौन सा है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जो कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 2002 वाला, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत इसको ऐड किया गया था
जिसमें ये लिखा हुआ था कि सभी बालकों को, लेकिन यहां पर देखो सभी लिख दिया गया है, ठीक है, सभी ना होकर के यहां होना चाहिए था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक, ठीक है, यहां पर सभी लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। अब आंसर कितना हो गया, 2 स्टेटमेंट सही है, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन इंद्रधनुष में 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है। मिशन इंद्रधनुष का कार्यान्वयन 2015 में किया गया ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाया जा सके। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मिशन इंद्रधनुष में 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। देखिए इंद्रधनुष नाम से भी समझ में आ रहा है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसलिए 7 वैक्सीन, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर जो 7 लिखा है वो 7 नहीं है, अभी कितने कर दिए गए हैं, 7 से बढ़ा करके 12 कर दिए गए, ठीक है। 12 वैक्सीन इसके तहत कर दी गई हैं। पहले शुरुआत में जब ये आया था तब 7 थी, अभी इसमें 12 कर दी गई, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का कार्यान्वयन 2015 में किया गया, बिल्कुल सही है, ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज है जो 90% तक बढ़ाया जा सके, ठीक है। एम था इसका 90% तक बढ़ाने का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सुन लीजिए कि कौन कौन सी वो वैक्सीन है जो इसमें लग रही हैं, ठीक है। देखिए एक आपकी डिप्थीरिया, पर्टुसिस काली खांसी, ठीक है, और एक आपका टिटनिस, उसके अलावा पोलियो, उसके अलावा टीबी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक, ये आपकी लगेगी। इसके अलावा रोटावायरस, मेनिंजाइटिस, रोटावायरस दिमाग, उसके बाद मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया, रोटावायरस हो गया, और निमोनिया हो गया, निमोनिया, ठीक है। ये लगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा खसरा और रुबेला, ठीक है, खसरा और रुबेला, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स हैं जो आपको लगेंगी, ये 12 के 12 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे नाम आप याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि इसके तहत क्या है कि ये तो इंडिया लेवल पे लगा ही रहे हैं 12, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं, जैसे आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, तो उसको भी इसके अंदर कवर किया गया है, लेकिन वो उस क्षेत्र के लिए कवर किया गया है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। 2020 में कानून में संशोधन किया गया था जिसने गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर नियंत्रण तथा जांच हेतु सरकार को और मजबूती प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है इनमें से। देखिए एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, मतलब विदेशी अंशदान की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो क्या था, जब ये कब का समय है, ये इमरजेंसी का है ना, आपातकाल लिखा भी है, तो आपातकाल का समय इमरजेंसी के टाइम पर इसको इसलिए लाया गया था 1976 में, क्योंकि उस टाइम पर जो बाहर से अंशदान था वो भारी मात्रा में आ रहा था और उसकी वजह से हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा हो रहा था, ठीक है। वो पैसा मिसयूज किया जा रहा, मतलब गलत चीजों में लगाया जा रहा था, हिंसा भड़काने वगैरह इन सब चीजों में लगाया जा रहा है। तो इसलिए उसका रेगुलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके रेगुलेशन के लिए आपका एफसीआरए लाया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपातकाल के दौरान लाया गया था। और इससे क्या है कि जो एनजीओज हैं, ठीक है, एनजीओज को 2020 में उसमें कवर कर लिया गया था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था और फिर एनजीओ को भी इसमें कवर कर दिया गया था, ठीक है, ताकि एनजीओ को जो भी पैसा मिलता है वो उनको बताना पड़ेगा कि कहां से आ रहा है, ठीक। दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, दोनों 1 और 2। अगला देखिए, भारतीय विधि आयोग की 289वीं रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के प्रावधानों को बरकरार रखने की सिफारिश इसमें की गई है। और दूसरा, राजद्रोह के अपराध में
3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें है। ठीक है, देखिए यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट हैं जो वो सही हो जाएंगे, क्योंकि विधि रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी आपने होम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था वो उसमें आपने सुना होगा कि ये जो नए नियम आ रहे हैं जिसके तहत आपको पता होगा कि हमारी जो आईपीसी है ना, उसको भारतीय न्याय संहिता बनाई जा रही है। तो भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसके बाद सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया जा रहा है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, और इसके अलावा एक तीसरा और अमेंडमेंट क्या हो रहा है, भारतीय साक्ष्य, ठीक है, एविडेंस एक्ट है जो, उसको बनाया जा रहा है। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। किसको? ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो जिसकी वजह से चर्चा में है, राजद्रोह को खत्म करने की बात की जा रही है। हालांकि विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों स्टेटमेंट उनके हिसाब से सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, यूसीसी से संबंधित कथनों पर विचार करें। यूसीसी क्या चीज है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद है? 44, ठीक है, कहां पर मेंशन्ड है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। क्या है भाई? ये सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट तैयार करना, ठीक। दूसरा, गोवा है जो वो भारत का एकमात्र सामान्य नागरिक संहिता वाला राज्य है। तीसरा, 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता है जो वो गोवा में रहने वाले लोगों पर लागू है। कितने स्टेटमेंट है जो वो सही है इसमें, ठीक है, कितने स्टेटमेंट है जो वो सही है? बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूसीसी है उसके तहत मेनली जो है वो 4 चीजें, जिसमें कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेना, ये इससे संबंधित है, ठीक है। इसके जैसे और भी नियम इसमें इंक्लूडेड हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 हैं, और भी हैं, क्योंकि भारत में क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, उसके अलावा ज्यूस पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, जैन पर्सनल लॉ, सब अलग अलग चलते हैं, तो जिसकी वजह से एक जैसा व्यवहार नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से क्या लाया जा रहा है? आपका यूसीसी लाने की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, जिसमें क्या होगा, एक सामान्य सेट होगा, जो नियम होगा वो एक भारतीय नागरिक के लिए होगा, ठीक है। तो ये है आपका यूसीसी, इसकी बहुत लंबे समय से चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। गोवा भारत का एकमात्र फैक्ट याद रखिएगा, जहां पर समान नागरिक संहिता वाला राज्य कौन है? गोवा है। और यहां पर 1867 में की पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा में रहने वाले लोगों पर लागू है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है जो वो सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। चलिए, स्कोर अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और यहां से आप अपने आंसर्स को एक बार टैली कीजिए, फिर उसके बाद अपना स्कोर बताइए। और ये जो फाइल है ये अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम पर आकर के मिल जाएगी। यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।